अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज में कई बार पेरेंट्स अपने बेटियों को शादी के बाद डंप कर देते हैं। मतलब हमने तो तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी शादी कर दी, हमारी जिम्मेदारी तो पूरी हो गई। मगर आज 90% घर की औरतें परेशान हैं क्योंकि शादी के बाद उन्हें रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं किया गया। तो यकीन मानिए कि आप दोनों सास बहू का रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है। आप दोनों के इस टॉक्सिक रिलेशनशिप की साइकिल कई जन्मों से चली आ रही है और चांसेस है कि हर लाइफ में आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को अपने बिहेवियर से और भी ज़्यादा टॉक्सिक बनाते चले आ रहे हो। आप सभी को दीप्ति शेखर का नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से ट्विशा शर्मा का केस टीवी के हर न्यूज़ चैनल पे आ रहा है और पता नहीं अब ये केस डाउरी डेथ है, सुसाइड है, मर्डर है, जो भी है। अब इस केस पे तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एंड विद टाइम हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या हुआ था उस लड़की के साथ। मगर इस केस ने मेरे अंदर एक अजीब सी कड़वाहट घोल दी और मुझे लगा कि इस सास बहू के मसले पे मुझे कुछ ना कुछ तो बात करनी ही पड़ेगी। और जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो मैंने पाया कि हर साल हमारे देश में 6,000, 7,000, 8,000 से भी अधिक लड़कियों की डावरी डेथ्स होती है और इतने तो रजिस्टर्ड केसेस हैं और आप समझिए कि कितने हज़ारों हज़ार अनरजिस्टर्ड केसेस रहे होंगे। तो ये तो हाल है हमारे समाज में बहुओं का। और ये हाल कोई आज से नहीं है, सदियों से यही हाल चला आ रहा है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अपना एक पास्ट लाइफ देखा था। सम टाइम इन लेट 1700s या अर्ली 1800 का एक लाइफ टाइम था जिसमें मैंने खुद को एज अ यंग विडो देखा था विथ नो किड्स। और मेरी मदर इन लॉ और मेरे देवर ने मिलकर मुझे ज़िंदा जला दिया था बिकॉज दे सस्पेक्टेड दैट आई एम हैविंग एन अफेयर विथ समवन। तो सदियों से एक बहू के साथ कुछ ऐसा ही ट्रीटमेंट होता जा रहा है, कुछ भी नहीं बदला। हमने इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली, इतनी समाज ने तरक्की कर ली, मगर बहुओं की स्थिति आज भी सदियों से वहीं के वहीं है। मतलब शादी के बाद एक सास को एज इफ लाइसेंस मिल जाता है कि वो अपनी बहू को जो मुंह में आए वो बोल सकती है, उसको इल ट्रीट कर सकती है, उसको ताना मार सकती है, बुरा भला बोल सकती है और अगर उसको बहू ना पसंद आए तो उसको मार सकती है। चाहे बहू कैसी भी हो, चाहे उसका कैरेक्टर अच्छा हो या ना हो, चाहे उसके 10 अफेयर्स रहे हो, चाहे उसके कितने भी रिलेशनशिप्स रहे हो, क्या एक सास को लाइसेंस मिलता है कि वो अपनी बहू का मर्डर करे? बट इससे पहले कि मैं सास बहू के मसले पे आऊँ, सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स की बात करना चाहती हूँ। और अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज में कई बार पेरेंट्स अपने बेटियों को शादी के बाद डंप कर देते हैं। मतलब हमने तो तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी शादी कर दी, हमारी जिम्मेदारी तो पूरी हो गई, अब तुम भाई अपने घर जाओ, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, अपने लाइफ के झमेले खुद सॉर्ट आउट करो और हमारे पास तो रोते हुए बिल्कुल मत आना। और अक्सर माँ बाप अपनी बेटियों को शादी के वक्त यही सलाह देते हैं कि भाई बेटी, अब शादी के बाद तुम जिस घर में जा रही हो वही अब तुम्हारा घर है, उस घर में लोगों की खुशियों का ख्याल रखना तुम्हारा काम है और तुम लोगों की रिस्पेक्ट करना, अनबन हो जाए तो तुम ही झुक जाना, उनकी बातों को मान लेना, लोगों को मना लेना, एडजस्ट कर लेना। क्या आपको नहीं लगता कि उनका ये सलाह अधूरा है? क्या उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए कि हाँ भाई बेटी, तुम जिस घर में जा रही हो वहाँ लोगों का ख्याल तो रखना, मगर तुम अपना भी अच्छे से ख्याल रखना, उनकी रिस्पेक्ट तो करना, मगर तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की भी ख्याल रखना, उनकी बातों को मानना, मगर कई बार अपनी मर्ज़ी का भी कर लेना और झुकना, मगर इतना भी नहीं कि तुम टूट जाओ, क्योंकि तुम भी बहुत इम्पोर्टेंट हो और तुम अपना भी ख्याल रखना। और अगर गलती से भी किसी ने तुम पे हाथ उठाया तो उसी वक्त वापस आ जाना। फिज़िकल अब्यूज़ बिल्कुल टॉलरेट मत करना, क्योंकि हम अभी भी तुम्हारे लिए ज़िंदा हैं और ये घर हमेशा तुम्हारा रहेगा। क्या माँ बाप का फ़र्ज़ नहीं बनता कि शादी के बाद वो इस बात का ख्याल रखें कि क्या उनकी बेटी शादी के बाद खुश भी है या नहीं? क्या ये सही है कि वो बिल्कुल बेटी की शादी कर दी और सारी जिम्मेदारियों से उन्होंने हाथ झाड़ लिया?
कि बस अब तो रोते हुए मत आना। और मैं ये अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। कितने ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास जिनमें लेडीज़ ये बोलती हैं कि मैं इस रिश्ते को छोड़ के निकल नहीं सकती क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं एक ऐसी लेडी को जानती हूँ जिसका हस्बैंड उसे बुरी तरह से मारता है, पीटता है। जब भी लड़ाई होती है उसके बॉडी पे ब्रूजेस होते हैं, उसके आँखों के ऊपर, चेहरे पे नीले काले धब्बे होते हैं, मगर वो रिश्ते को कभी छोड़ने को नहीं तैयार होती है क्योंकि उसका कहना है कि मैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ और इस उम्र में अब मुझे नौकरी कहाँ मिलेगी, मैं 2 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मुझे कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी। एंड आई बिलीव कि ऐसे हज़ारों हज़ारों लेडीज़ हैं आज के डेट में जो एक अब्यूज़िव मैरिजेस में स्टक फील कर रही हैं बिकॉज दे नो दैट देयर फैमिली इज़ नॉट देयर टू सपोर्ट देम। तो ये रियलिटी है हमारे समाज की। और तो चलिए, अगर हम इन एक्सट्रीम केसेस की बात ना भी करें, मर्डर जैसी बातें ना भी करें, आम घरों को ही देख लीजिए। हर घर में आज सास बहू के मसले हैं, झमेले हैं। और मैं ये नहीं कहती कि दुनिया की हर सास बुरी है, मगर आज 90% घर की औरतें परेशान हैं क्योंकि शादी के बाद उन्हें रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं किया गया। उन्हें अपनी सास के बैड बिहेवियर को टॉलरेट करना पड़ा और कई बार कई घरों में हस्बैंड्स ने वाइफ्स का साथ नहीं दिया। ये ज़्यादातर घरों की कहानी है। और मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि एक माँ जो कि अपने बच्चे के लिए इतनी लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग होती है, बिल्कुल एक गाय की तरह केयरिंग होती है, एक बहू के आते उस गाय में सींग क्यों निकल आते हैं। और एक माँ जो कि ममता की मूर्ति होती है, जो अपने बच्चों को इतना प्यार करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है, जो कि एक देवी का रूप होती है, वो बहू को देखते उसका एकदम से अगली वाला साइड, और माफ़ करिएगा, बिल्कुल डायन वाला रूप क्यों निकल के आता है। वो अपनी बहू के लिए इतनी कड़वी, इतनी बुरी क्यों हो जाती है। तो सबसे पहला रीज़न होता है इनसिक्योरिटी। एक औरत बेटे की शादी करती इतनी इनसिक्योर फील करना शुरू होती है कि भाई मेरा बेटा अब मेरा नहीं रहा। और ऐसा मैंने कई लेडीज़ को अपने बेटे की शादी के वक्त रोते हुए देखा है कि भाई आज मेरे बेटे की शादी हो रही है, अब तो मेरा बेटा मेरा नहीं रहा, अब तो वो बहू का हो गया है। एंड दैट स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लॉस, दैट फीलिंग ऑफ लॉस कि अब मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया, अब वो मेरा नहीं रहा, उनको बहुत ही इनसिक्योर कर देता है। मगर मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि बेटा तो आपका बहुत पहले निकल गया था, शायद 10th के बाद निकल गया होगा, नहीं तो 12th के बाद निकल ही गया होगा घर से। तो बेटा तो बरसों से आपके साथ नहीं है। 12th के बाद उसने पढ़ाई की कॉलेज में, फिर उसने नौकरी की, इतने सालों से वो अलग ही रह रहा था, उसका अपना सर्कल ऑफ फ्रेंड्स था। तो आपके हाथ से तो बरसों पहले निकल गया था, मगर इतने सालों में आपने ऐसा कभी फील नहीं किया सडनली जिस दिन बेटे की शादी हो रही है, ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आना कि अब मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया, वो बहू का हो गया, अब तो मेरा है ही नहीं। मानो आपका बेटा कोई ह्यूमन बीइंग ना हो के कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप अपने दोनों हाथों से पकड़ के रखना चाहते हो कि भाई ये तो मेरा है और अब मुझे इसे देना पड़ रहा है बहू को। भाई शादी के बाद भी आपका बेटा आपका ही बेटा रहेगा। मगर ये जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होता है ना लेडीज़ में कि मैंने अपने बेटे को खो दिया शादी करते, वो उनके अंदर बहू के प्रति एक बिटरनेस लेकर आता है। उन्हें लगता है कि मेरी बेटी मेरी बहू मेरे खिलाफ है क्योंकि वो कुछ मेरा छीनने आई है इस घर में, राइट। दूसरी बात है जेलसी। अब देखिए, एक बेटे के लाइफ में उसकी माँ ही उसका पहला प्यार होती है। एक बेटे ने हमेशा अपनी माँ को ही
बचपन से देखा। मगर जैसे ही उस लड़के की शादी हुई, अब देयर इज़ अ कंटेंडर फॉर दैट लव। एक हिस्सेदार आ गई है जो अब उस प्यार में हिस्सेदारी की मांग कर रही है कि भाई ये बेटा जो तुम्हारा था कल तक, आज वो मेरा है और इसके प्यार का हिस्सा मेरा है। तो एज अ मदर, एक माँ को लगता है कि ये लड़की आ गई मेरे कंपटीशन में जो मेरे बेटे के प्यार की हिस्सेदार है। मेरा प्यार जिस पे टोटल कंट्रोल मेरा था, अब उस पे किसी और का अधिकार हो गया। तो एक सेंस ऑफ कंपटीशन भी होता है कि भाई कल की आई लड़की जिसे ना अकल है ना कुछ काम करने का तरीका है, जो खाना नहीं बना सकती, जिसको घर के काम नहीं आते, जो बेवकूफ़ी है, उसने आकर मेरे अधिकारों को छीन लिया, मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। तो बहू के प्रति एक सेंस ऑफ कंपटीशन, एक जेलसी बहुत ज़्यादा हो जाती है सास के दिल में। तो देखिए, सास बहू के रिश्ते की मधुरता बनी रहे, गरिमा बनी रहे, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ अपने अंदर मानसिक चेंजेस, कुछ सामाजिक चेंजेस लेकर आए। तो मेंटल लेवल पे तो आपको अपने सोच को बदलने की ज़रूरत है। तो नॉर्मली जब बहू घर पे आती है तो एक सास ऐसे सोचती है कि लो आ गई, अब मेरे बेटे पे इसी का अधिकार हो गया, अब मेरा बेटा उसी का हो गया, अब उसी की सुनेगा। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग लाइक दैट, अगर आप ये सोचें कि चलो हमारी फैमिली में एक नए मेंबर का एडिशन हुआ है और क्योंकि ये लड़की जो मेरे बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो जाहिर है कि शादी के बाद वो मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखने वाली है। तो आप जो हर वक्त अपने बेटे की इतनी चिंता किया करते थे कि अकेला रहता है, पता नहीं कैसे खाता पीता है, ठीक से रहता है नहीं रहता है, बीमार न पड़ जाए, हर चीज़ के लिए जो आप वरी करती थी, अब आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब दो जन जब साथ रहेंगे तो एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, खाने पीने का ख्याल रख लेंगे, एक दूसरे के हेल्थ का ख्याल रख लेंगे, राइट। और प्यार से एक दूसरे के साथ रहेंगे तो आप निश्चित हो सकते हैं, अब आपको अपने बेटे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक आ गई है जो अब आपके बेटे की चिंता करती है, उसको आपके बेटे का ख्याल है, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना सारा ध्यान अपने बेटे की चिंता करने के बजाय आप अपने घर पे फोकस करें, अपने हस्बैंड पे फोकस करें। अपने हस्बैंड पे नहीं फोकस करना चाहते तो खुद पे करें, खुद के पैशंस पे करें, कुछ ऐसी चीज़ों को करिए जो आप एंजॉय करते हैं करना। बागवानी करिए, वॉक पे जाइए, योगा करिए, खुद पे फोकस करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, राइट। अपने फ्री टाइम को बेहतर यूज़ करिए। और एक प्रॉब्लम जो एल्डरली लेडीज़ में बहुत ज़्यादा मैंने पाया है एज अ थेरेपिस्ट, एंड दैट इज़ अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। क्योंकि एक एज के बाद लेडीज़ बहुत फ्री हो जाती हैं, उनके पास कोई काम नहीं रहता, दिन भर बैठ के टीवी देखना, फ़ोन पे इधर उधर बातें करते चलना, तो इतनी फ्री रहती हैं और हर वक्त उनको लगा होता है कि मेरा बेटा मुझे अटेंशन दे, अपनी बीवी पे कम ध्यान दे, अपनी फैमिली पे कम ध्यान दे, वो मुझसे ज़्यादा बातें करें। या उनकी शिकायत होती है कि बेटा मुझ पे उतना ध्यान नहीं देता, ऑफिस से आते अपने बच्चों को देखने चला जाता है, अपनी बीवी के साथ लगा होता है। भाई, तो आपका बेटा बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, उसकी अपनी फैमिली है, उसकी अपनी ज़िम्मेदारियां हैं, उसको ऑफिस के बाद घर आके अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, उसे भी बातें करनी है, बीवी के घर के भी मसले सॉर्ट आउट करने। वो हर वक्त आपके साथ तो नहीं लगा रह सकता। सो स्टॉप ट्राइंग टू सीक योर सन्स अटेंशन ऑल द टाइम। उनको थोड़ा छोड़ दें और खुद पे फोकस करें। दैट इज़ दी मंत्रा फॉर अ हैप्पी लाइफ। खास करके तब जब आपके बेटे की शादी हो गई है, कि अब आप बेटे से मेंटली फ्री होके अपनी लाइफ पे फोकस करें, खुद पे फोकस करें। आपके बेटे बहू की अपनी एक लाइफ है, उनकी अपनी एक गृहस्थी है, जो कि उनकी है, वो गृहस्थी आपकी नहीं है। तो क्रिएट सम बाउंड्री, थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करें, उनको एक स्पेस दें, उनको अपनी गृहस्थी अपनी तरह से बसाने की, अपनी तरह से सजाने की उनको फ्रीडम दें।
उनके हर मैटर में घुसे ना रहे, हर बात में अपनी एडवाइस लेकर ना पहुंच जाए। लिविंग रूम को ऐसे क्यों नहीं सजाते, सोफ़ा को ऐसे क्यों नहीं रखते, बेड का डायरेक्शन इधर कर लो, पर्दे इस कलर का क्यों नहीं लेते, फुट मैट इससे बड़ा क्यों नहीं लेते, छोटा क्यों नहीं लेते, ये ऐसे क्यों नहीं करते, खाना घर में क्यों नहीं खा बनाते, बाहर क्यों नहीं खाते हो। आई मीन स्टॉप, लेट देम लिव। आप भी जिए और उनको जीने दें। स्टॉप इंटरफियरिंग इन देयर एवरीडे लाइफ एंड इन देयर एवरीडे रूटीन। वो गृहस्थी उनकी है, आपकी नहीं है। आप अपनी घर गृहस्थी देखें, अपनी ज़िंदगी पे फोकस करें। और जब नई बहू आती है घर में तो वेलकम हर इनटू योर हाउस, मेक हर फील कंफर्टेबल। उसको कंफर्टेबल होने के लिए टाइम दे, स्पेस दे, उसके डिसीजंस, उनके ड्रीम्स, उसके विचारों को भी समझने की कोशिश करें, ना कि। और ये जो लेडीज़ का होता है ना कि बहू के आते, हाँ भाई तुम तो अब इस परिवार का हिस्सा हो, तो अब तुम्हें तो हमारे हिसाब किताब तौर तरीके समझ लेने चाहिए, हमारे नियम कानून के हिसाब से चलना चाहिए, खाना हमारे तरीके से बनना चाहिए, कपड़े हमारे हिसाब से पहनने चाहिए, तुम हमें जानो, तुम हमें समझो, हमारे हिसाब से रहो। ये जो एक तरफा जो ग्रूमिंग होता है ना कि बहू के आते आप उस पर टूट पड़ते हो कि कैसे मैं इसको मोल्ड करूं अपने हिसाब से, इसके बजाय आप थोड़ा सा उसको भी समझने की कोशिश करें, उसके ड्रीम्स एस्पिरेशंस भी जाने समझें। नहीं, कभी खाना उसके हिसाब से भी बना लें, कभी उसके मर्ज़ी के हिसाब से भी चलने, कभी उसके मर्ज़ी का भी करने दें। रिश्ते टू वे होने चाहिए। नहीं, अगर आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस है अपने बहू से कि बहू ऐसी होनी चाहिए, तो एक बहू के भी एक्सपेक्टेशंस हैं आपके आपसे कि एक सास ऐसी होनी चाहिए। व्हाट अबाउट हर एक्सपेक्टेशंस। तो वीडियो के अंत में, क्योंकि मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, तो मैं इस सास बहू के रिश्ते को थोड़ी सी और गहराई से समझाने की कोशिश करूँगी। तो देखिए, अगर आप एक सास हैं जो इस वीडियो को देख रही हैं और आपको लगता है कि मुझे अपनी बहू बिल्कुल पसंद नहीं, उसके तौर तरीके पसंद नहीं, मुझे उसकी कोई भी बात पसंद नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप बहू हैं जो इस वीडियो को देख रही हैं और आपको लगता है कि आपकी सास बहुत ही टॉक्सिक है, तो यकीन मानिए कि आप दोनों सास बहू का रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है। आप दोनों के इस टॉक्सिक रिलेशनशिप की साइकिल कई जन्मों से चली आ रही है और चांसेस है कि हर लाइफ में आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को अपने बिहेवियर से और भी ज़्यादा टॉक्सिक बनाते चले आ रहे हो। ओके, और इस लाइफ टाइम में आपने अपनी बहू को, और अगर आप बहू हैं तो आपने अपनी सास को इस लाइफ टाइम में खुद ही मैनिफेस्ट किया है, खुद ही आप उनको अपने जीवन में लेकर आए हो और इस उम्मीद पे लेकर आए हो कि जो टॉक्सिक लाइफ की साइकिल कई जन्मों से चली आ रही है उसको हम कोशिश करके इस लाइफ टाइम में ख़त्म करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, उस एनिमिटी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और एज अ सोल हमारी हमेशा कोशिश होती है कि जिनसे हम नफ़रत करते हैं उनके साथ हम इस लाइफ टाइम में उन्हें लेकर आएँ ताकि उनके साथ जो दुश्मनी है हम उसे इस लाइफ टाइम में ख़त्म कर सकें। तो इसकी मदद आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कर सकता है। तो अगर आप थेरेपी सेशन बुक करते हैं तो आपको इस सेशन में अपने इस टॉक्सिक रिश्ते को गहराई से समझने में, और ये कब से चला आ रहा है और क्यों टॉक्सिक है, इसके पीछे क्या कारण है और इसको मैं कैसे सॉर्ट आउट करूं, ये आप गहराई से रिग्रेश थेरेपी सेशंस में आप समझ सकते हो। और इस तरह के थेरेपी सेशंस इस तरह के कॉम्प्लेक्स टॉक्सिक रिलेशनशिप को सॉल्व करने में बड़ी मदद करता है। तो आप हिप्नोथेरेपी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का सेशंस ट्राई कर सकते हैं इस रिश्ते को सॉर्ट आउट करने के लिए। क्योंकि देखिए, अगर आप इस रिश्ते को टिट फॉर टैट की तरह जीते जाएंगे, यानी कि इसको और टॉक्सिक बनाते जाएंगे, तो चांसेस है कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप आपके नेक्स्ट लाइफ में भी कंटिन्यू करता रहेगा। तो बेहतर है कि इस रिश्ते को आप समझदारी के साथ सॉर्ट आउट करें, इस लाइफ टाइम में ही ख़त्म करें। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, ज़रूर से बताइएगा।
और आप मेरी बातों से रेजोनेट करते हो या नहीं, आपकी शादी के बाद आपकी मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप कैसा रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय, नमस्कार।